अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। इट्स मी नसीबुल्लाह खान और आप मुझे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद नसीब खान शिकजी पर देख रहे हैं। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 वेक्टर्स इंडिकेट इंटरेस्ट एग्जाम का जो चैप्टर नंबर 1 है वेक्टर्स, उसका लास्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। वैसे हमारे कोर्स के अंदर तो टॉर्क और इक्विलिब्रियम भी है, लेकिन चूंकि इंडिकेट के आपके 2025 के कोर्स में वो नहीं दिया गया, ठीक है। तो अगर किसी तरीके से हमारे पास 2026 के अगर हमारे पास सिलेबस में इस तरह की वेक्टर्स के अंदर कोई टॉर्क या इक्विलिब्रियम शामिल किया गया नज़र आ गया, तो हम इंशाल्लाह फिर उसमें भी उसकी भी वीडियोस अपलोड कर देंगे। फिलहाल जो कोर्स के सिलेबस में शामिल है हम उन्हीं टॉपिक पर अपना फोकस रखते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। हम वेक्टर प्रोडक्ट के मुकम्मल कॉन्सेप्ट्स, मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग्स और इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं अपने लेक्चर से। आप मुझे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद नसीब पर देख रहे हो और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप मुझे किसी भी क्यूरी के लिए मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर होने से उनको भी फ़ायदा हो और मुझे भी सपोर्ट मिले। आपका बहुत शुक्रिया। चले स्टार्ट लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है। फर्स्ट के लिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। जब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो उसके नतीजे में आपको एक वेक्टर सी मिला। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। द प्रोडक्ट in which two vectors are multiplied and the product is a vector quantity. When two vectors are multiplied and their product is a vector quantity, such product is called vector product. When two vectors are multiplied, जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं and their product is, और इनका जो प्रोडक्ट आता है is a vector quantity, और उसका प्रोडक्ट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ऐसे प्रोडक्ट हम क्या नाम देते हैं, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट नाम देते हैं और इस प्रोडक्ट को जाहिर करने के लिए हम उन दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगाते हैं, इसीलिए उनका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। बात समझ गए। अब वेक्टर प्रोडक्ट को मैं कैसे जाहिर करता हूँ मैथमेटिकली, अगर फार्मूले से हम इसको लिखना चाहें, फार्मूले से कैसे जाहिर करेंगे हम इनको, ठीक है। तो फार्मूले से हम इसको इस तरीके से जाहिर करते हैं कि हमारे पास मैथमेटिकली पहले मैं आपके सामने ये लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर कहूँगा कि फर्स्ट के लिए आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो हम इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट लेने के लिए हम क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, किसकी इक्वल होगा, आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड साथ में क्या कहेंगे, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका साइन लेंगे, ठीक है। साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल परपेंडिकुलर या नॉर्मल कहेंगे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन ऑफ ए बी, ए बी के प्लेन पर, ए बी वेक्टर्स के प्लेन पर जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है उसको ड्रा करें। सबसे पहले इस बात को मैं यूँ लिखता हूँ कि हमारे पास ए क्रॉस बी किसकी इक्वल होगा। देखें ए क्रॉस बी किसकी इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आता है, बी आता है आपके पास, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है उसका साइन लेंगे, साइन थीटा। और साथ में जाहिर सी बात है इसके रिजल्ट में जो आपको वेक्टर मिलने जा रहा है उसका उस वेक्टर का एक डायरेक्शन भी होगा, उस डायरेक्शन को हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर से जाहिर करेंगे। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास उसका फार्मूला आ गया। और फार्मूला क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा साथ में एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और बात कह देते हैं, ये तो हो गई हमारे पास। अब ये जो एन है, एन क्या, वेयर,
where n is normal unit vector which shows direction of third vector c। जो आपके पास थर्ड वेक्टर सी आया प्रोडक्ट वेक्टर, उसका डायरेक्शन शो करने के लिए हमने एन यूनिट वेक्टर ड्रा किया है। बात समझ रहे हैं? हम इस पर बड़े तफसील से इंशाल्लाह अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, लेकिन अगर हमें फर्ज कर ले उन दो वेक्टर्स के बीच में थीटा मालूम करना हो, उन दो वेक्टर्स के बीच में थीटा यानी एंगल को मालूम करना हो, तो एंगल को मालूम करने के लिए मैं क्या कहूँगा, मैं ये लिखता हूँ, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आता है वो फिर किसके इक्वल होता है, वो ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। मतलब हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। तो अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा होगा ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। साथ में अगर आप एंगल मालूम करना चाहो दो वेक्टर्स के बीच, तो उस एंगल को मालूम करने के लिए आप क्या कहेंगे, साइन इनवर्स ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इनटू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड को भी आप यहाँ पर लिख देंगे। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो इस फार्मूले के अंदर अगर आप देखें, इस फार्मूले के अंदर जो आपको नजर आ रहा है ए बी साइन थीटा, साथ में इस फार्मूले में अगर आपको नजर आ रहा है ए बी साइन थीटा साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो इसमें आप ये देखो, ये ए बी साइन थीटा कौन है, ये ए बी साइन थीटा आपके पास मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये एन कौन है, एन है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये शो कर रहा है किसको, डायरेक्शन को। अब हम इसके डायरेक्शन पर बड़े तफसील से अभी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बात हम कहने जा रहे हैं कि यहाँ पर दो केसेस हम यहाँ पर लेते हैं, दो केसेस लेते हैं। सबसे पहले हम उस नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं। जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन आया उसका डायरेक्शन क्या होगा। इस नॉर्मल यूनिट द प्रोडक्ट वेक्टर, जो आपको प्रोडक्ट वेक्टर मिला, द प्रोडक्ट वेक्टर, जो आपको प्रोडक्ट वेक्टर मिला, द प्रोडक्ट वेक्टर्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर या नॉर्मल along the plane containing a वेक्टर और b वेक्टर। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि आपके पास फर्ज कर लीजिए जो प्लेन है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। फर्ज कर लीजिए जो प्लेन है, ये प्लेन है और इस प्लेन के अंदर आपके पास वो जो दो वेक्टर्स, एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर था और एक वेक्टर आपके पास ये कौन सा वेक्टर था, बी वेक्टर। तो जब आप ए क्रॉस बी कर देते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर कर देते हैं, तो जो आपको वेक्टर मिलता है, जो आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट वेक्टर मिलता है, वो इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो आपके पास ऐसे आएगा, समझ रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह की वेक्टर आपको मिलेगा और वो सी वेक्टर हो। बात समझ रहे हैं। तो मैं कहूँगा वो जो प्रोडक्ट वेक्टर आपको मिलेगा वो इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर मिलेगा, और परपेंडिकुलर क्या आएगा, ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट मिला वो आपके पास सी आया और ये इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। बात समझ रहे। तो जो भी प्लेन आप बनाते हैं उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर मैं फर्ज कर लें इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर हम एक रूल पढ़ते हैं, राइट हैंड रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड रूल, अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दो केसेस आपके सामने बनाना चाहूँ, ठीक है। पहला केस आपके पास होगा कि आपके पास एक क्रॉस बी है जो क्या आता है, ए बी साइन थीटा साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और दूसरा अगर आपके पास आएगा बी क्रॉस ए में क्या मिलता है, फिर से ए बी साइन थीटा मिलेगा या बी ए साइन थीटा भी मिल सकता है, दोनों सेम ही रहे, बी ए साइन थीटा साथ में जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो माइनस एन होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो अगर मैं इस प्लेन के ऊपर बात कर दूं, अगर मैं ये प्लेन यहाँ पर बना दूं आपके सामने, अगर आपके सामने एक प्लेन बना दूं, तो इस प्लेन के अगर आप देखते हो ना, हमारे पास वो जो दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपके पास बी है।
वेक्टर ए और बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये फर्ज कर ले क्या है, ये इसके बिल्कुल क्रॉस अगर आप प्रोडक्ट लेंगे इसका, मतलब अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ जाएंगे तो जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर मिलेगा वो इस तरफ होगा, वो एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। या हम इसको कहेंगे आउट ऑफ पेज। एक अगर मैं इसको यहाँ पर बना दूं, ये जो हमारे पास दोनों वेक्टर्स, एक आपके पास ए वेक्टर है, एक आपके पास कौन सा है, बी वेक्टर, ए वेक्टर है और ये कौन सा है, बी वेक्टर है। अब मैं अगर बी क्रॉस ए करूँ तो जो आपको डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन बिल्कुल पेज के इस तरीके से परपेंडिकुलर बनेगा और ये होगा माइनस एन यूनिट वेक्टर। बात समझ गए? तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो आपके पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, इसका रिजल्ट क्या आता है, ए बी साइन थीटा एन नॉर्मल वेक्टर, एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और बी क्रॉस ए क्या आएगा, बी क्रॉस ए आपके पास क्या आएगा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी साइन थीटा साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये रिजल्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का रिजल्ट आपके पास अलग अलग, ठीक। ये माइनस है यहाँ पर प्लस मौजूद है, ठीक है। इस पर हम अभी बड़े तफसील से कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इसके ऊपर बात कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा सवाल ये था डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, सी वेक्टर जो आपके पास आया उसके डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करेंगे यूजिंग राइट हैंड रूल। कौन सा रूल, यूजिंग राइट हैंड रूल। हम राइट हैंड रूल को यूज करके उसके डायरेक्शन को मालूम करते हैं। राइट हैंड रूल में हमारे पास तीन बातें जब हम उसके डायरेक्शन को मालूम करते हैं। उसको मालूम करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये आपके पास वो प्लेन है जिसके ऊपर ये वेक्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट करे पहले वेक्टर को ये कहूँगा, ये है क्या वेक्टर और ये क्या है, स्क्वायर वेक्टर, और ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है। और आप इस रूल के मुताबिक सबसे पहले तो आप एक काम करें, सबसे पहले ज्वाइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स। उन दो वेक्टर्स के टेल्स को आपस में मिलाइए, उन दो वेक्टर्स के टेल्स को आपस में मिलाइए। मतलब अगर वो आपके पास वेक्टर ए इस तरीके से पड़ा हुआ है, वेक्टर बी इस तरीके से पड़ा हुआ है, तो उनकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए पहले इन दोनों के टेल को मिलाना होगा आपको, ताकि टेल मिले, टेल इस तरीके से मिले तो उनके डायरेक्शन हमारे लिए फाइंड करना राइट हैंड रूल से आसान हो जाए, ठीक है। या जैसे आपके पास ये रेडियस वेक्टर पड़ा हुआ हो और ये टेंजेंशियल वेक्टर हो, ठीक है, तो इन दोनों की टेल मिलाना ज़रूरी है। बात समझ रहे, ताकि आपको उनका डायरेक्शन पता चलना आसान हो जाए। तो सबसे पहला काम अपने क्या करना है, उन दोनों के टेल्स को आपस में ऐसे मिला देना है, ठीक है। फिर टेल्स मिलाने के बाद दूसरा काम क्या करना है, अपने स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करें, खोलें, ओपन करें इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की डायरेक्शन। फर्स्ट वेक्टर मतलब ए वेक्टर अगर है, यहाँ हमारे पास ए क्रॉस बी की केस की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए पहला वेक्टर कौन है, ए। और हो सकता है बी क्रॉस ए के ऊपर अगर बात हो रही हो तो फिर पहला वेक्टर कौन होगा, पहला वेक्टर फिर आपके पास बी होगा। बात समझ रहे हैं? तो पहले अपने फिंगर्स के जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं वो आपने स्ट्रेच करने इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल, फिर उन फिंगर्स को आप कर्ल करें टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। किस वेक्टर की तरफ, सेकंड वेक्टर की तरफ, फ्रॉम स्मॉल एंगल, छोटे एंगल्स। मैं आपको ये बात यहाँ से दिखाना चाहूँगा, फ्रॉम स्मॉल एंगल। तो हमारे पास ये देखा, ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो मैं अपने ये राइट हैंड के थंब को, राइट हैंड के फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ स्ट्रेच करूंगा। किस वेक्टर की तरफ, ए वेक्टर की तरफ मैं स्ट्रेच करता हूँ। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोग देखते हुए इसको समझ सकें, ठीक है। ये मेरे पास वो दो वेक्टर्स हैं जिसमें एक ये ए वेक्टर है और ये आपके पास फर्ज कर ले बी वेक्टर है। तो इस रूल के मुताबिक ये जो आपके पास थंब है, तो सबसे पहले आप अपनी राइट हैंड को, फिंगर्स को पहले से दूसरे वेक्टर की तरफ ऐसे कर्ल कर लिए। ये देखा, मैंने दूसरे वेक्टर की तरफ ऐसे कर्ल कर लिए,
आप समझ रहे, ये जो प्लेन है इस प्लेन के मुताबिक मैंने पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को ऐसे कर्ल कर लिए। आप समझ रहे, तो जो आपके पास स्मॉल एंगल्स, ये देखो इनके बीच में तो ये वाला स्मॉल एंगल, ये वाला स्मॉल एंगल, ये जो दूसरा राउंड मुकम्मल करके आएंगे ये तो बड़ा एंगल होगा। मतलब मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं, ये स्मॉल एंगल से आपने कर्ल कर देना है, लार्ज एंगल से कर्ल नहीं करना है। तो स्मॉल एंगल से आप पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल कर ले। पहले वेक्टर की तरफ पहला ही है और दूसरे वेक्टर की तरफ आप अपने फिंगर्स को कर्ल कर ले। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको क्या मिलेगा, तीसरी जो चीज़ आपको मिलने जा रही है वो क्या होगी, तीसरी जो चीज़ आपको मिलेगी वो आपके पास मिलेगी क्या, वो आपके पास मिलेगी क्या, वो आपके पास मिलेगी आपका इरेक्ट थंब। द इरेक्ट थंब shows the direction of प्रोडक्ट वेक्टर। वो जो इरेक्ट थंब है, वो जो आपका सीधा अंगूठा है, वो जो मेरी तरफ अभी पॉइंट आउट कर रहा है ना, वो मुझे अभी अगर यहाँ से आप देखें इधर आउट ऑफ पेज आ रहा है तो मैं इसको ऐसे स्ट्रेट बना देता हूँ, ये मुझे उस थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। बात समझ रहे हैं, इस थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन उस प्लेन के, ये जो प्लेन है उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। बात समझ रहे, तो अगर मैं यहाँ पर आपके सामने वो दो एग्जांपल जो मैंने ऊपर बात कही थी, अगर उन पर हम राइट हैंड रूल अप्लाई कर दें, देखो इस पर सबसे पहले इस एग्जांपल को आप देखें, तो इस पर अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई कर दूं, मेरे पास पहला वेक्टर ये है, ये पहला वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। और अगर मैं ऐसे राइट हैंड को कर्ल कर लेता हूँ तो ये वेक्टर मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। आप समझ रहे, आपसे अवे मतलब मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, ये उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर मेरे पास ये बी क्रॉस ए, क्या बी क्रॉस ए, ठीक है, तो ये बी क्रॉस ए, तो मैं पहले वेक्टर से पहले वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करता हूँ, पहला वेक्टर ये होगा। अब तो मैं इसकी तरफ अपने फिंगर को ऐसे कर्ल स्ट्रेच करूंगा और दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करता हूँ, तो ये देखो आपकी तरफ ये पॉइंट आउट कर रहा है और ये भी परपेंडिकुलर होगा, जैसे आपको इस डायग्राम से यहाँ से आपको नज़र, इधर से आपको नज़र भी आ रहा है। बात समझ गए, तो यहाँ इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो इस केस में है, ये दोनों केसेस में आपके पास जो है, इसको अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर प्लेन को देखें ए क्रॉस ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और ये भी आपके पास दो वेक्टर हैं जो प्लेन में पड़े हुए हैं, ठीक है, थीटा थीटा। अब यहाँ पर जो फर्ज कर एक वेक्टर ए है और ये बी है और आप ए से बी की तरफ जा रहे, तो जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट वेक्टर मिलेगा वो इस प्लेन के बिल्कुल यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा वो प्रोडक्ट वेक्टर। और अगर आप इस प्लेन के ए से बी क्रॉस ए की तरफ आ रहे हैं, क्या बी क्रॉस ए की तरफ, जो प्रोडक्ट वेक्टर मिलेगा वो आपके पास यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और यहाँ अगर ये प्लस सी है तो ये मिलेगा आपको क्या, माइनस सी। मुझे उम्मीद है ये बात आपको यहाँ से पूरी समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारे पास हो गया राइट हैंड रूल को अप्लाई करने का तरीका, और राइट हैंड रूल को यूज़ करके हम किस तरीके से वेक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब हम थोड़े कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल इसका टॉर्क। टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। उसमें कौन है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, जिसको आप मोमेंट आर्म कहते हो और ये फोर्स है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, आर क्रॉस पी के इक्वल है। आप समझ गए। और ये जो आपके पास एक थर्ड एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, जो आपके पास आप पढ़ते हो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जब किसी भी चार्ज को, क्यू मींस चार्ज को हम मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली इंटर करवाते हैं, तो जो उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, ये उसके बिल्कुल क्या होगा, फोर्स उसके साथ बिल्कुल मैग्नेटिक फोर्स जो आएगी वो वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल होगी। इसी तरीके से आप एंगुलर एक्सेलरेशन भी पढ़ते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई आर
यानी आर अल्फ़ा क्रॉस आर, ये आर क्रॉस अल्फ़ा नहीं, ये आपके बुश्तान बोर्ड की बुक में ये गलत लिखा गया है, तो आप उसको वहाँ से भी करेक्ट कर सकते हैं। जो 3 फार्मूले हैं जो इंशाल्लाह हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तो रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के ऊपर वहाँ फिर बात करेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला है एस इज इक्वल टू, पहला फार्मूला क्या, एस इक्वल थीटा क्रॉस आर, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, और तीसरा फार्मूला है ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ये हम बात करेंगे कि ये लीनियर टेंजेंशियल क्वांटिटी है, ये टेंजेंशियल क्वांटिटी है, ये आपके पास एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं, और ये आपके पास रेडियल क्वांटिटीज़ हैं। ये हम इंशाल्लाह जब चैप्टर वो शुरू होगा तो उस पर वहाँ पर इंशाल्लाह बात की जाएगी। लेकिन एक बात याद रखने लायक ये है कि चूँकि अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो अगर हम इधर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं बी डॉट ए, अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये वापस ए बी कॉस थीटा ही आएगा, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये दोनों आपस में कोमुटेटिव हैं। लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पर आपको मिलता है सी प्लस सी, और अगर हम बी क्रॉस ए पर बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस सी, तो डायरेक्शन का फर्क पड़ जाएगा ना। हम इस पर अभी बात कर देते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको एक बात समझ में आ गई। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये बात तो अभी सबको क्लियर हो गई कि ये जो आपके पास ये जो प्लेन है, और इस प्लेन के बिल्कुल जो परपेंडिकुलर वेक्टर आपको मिला सी वेक्टर, या जिसका डायरेक्शन जाहिर करने के लिए हम एन यूनिट वेक्टर लिखते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, वो उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। बात समझ गए। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर, ये जो प्लेन के अंदर फर्ज कर ले आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर यहाँ पर बी है, और यहाँ पर मुझे वेक्टर सी मिला। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये जो वेक्टर, ये जो प्लेन के तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। सवाल ये है कि ये जो आपके पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये जो आपको सी वेक्टर मिला, ये जो सी वेक्टर है ए के और बी के क्या परपेंडिकुलर होगा, ए के परपेंडिकुलर होगा, बी के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या होगा ही नहीं परपेंडिकुलर। मेरा सवाल दोबारा से सुन ले, ये जो सी वेक्टर है ये प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, उसमें हमें कोई शक नहीं, वो तो हमने पूरा तफसील से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन हमारा सवाल ये है, ये जो सी वेक्टर आपको मिल रहा है, क्या ये ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, या किसी के भी परपेंडिकुलर नहीं है? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ये ए के भी परपेंडिकुलर है, और ये बी के भी परपेंडिकुलर है, और ये उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर लिखना चाहे, नोट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के भी हैं, एंड बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर ही होगा। बात समझ आ गई? ये हमारे पास हो गया स्केलर प्रोडक्ट के बुनियादी कॉन्सेप्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बुनियादी कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है जो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में आपने याद रखनी है, वो पहली बात आपने ये याद रखनी कि वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास नॉन कोम्यूटेटिव है। क्या है? पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कोम्यूटेटिव। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कोम्यूटेटिव है। नॉन कोम्यूटेटिव होने का मतलब ये है कि ये जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। बात समझ रहे? ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन का फर्क आ जाता है। अब हम यहाँ पर एक बात कहते हैं कि ये जो फिर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है वो तो आपको पता है, ए क्रॉस बी तो सी वेक्टर की इक्वल है, और बी क्रॉस ए माइनस सी वेक्टर की इक्वल है, और प्लस सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर एक दूसरे की इक्वल नहीं, इसीलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए की भी इक्वल नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर हम इन दोनों का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, मतलब अगर मैं ये लिखूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस
ए और यहाँ पर क्या लूँ, उसका भी नेगेटिव लूँ, डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ, तो फिर ये दोनों आपके पास एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन वाला मसला आ जाता है। ठीक है, मैं आपको आसान अल्फाज में ये बात बताऊं ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ए क्रॉस बी लूंगा तो ये टुवर्ड्स मी आ रहा है, और बी क्रॉस ए लूंगा तो टुवर्ड्स यू आ रहा है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं इसी बी क्रॉस ए को उल्टा कर दूं, माइनस मैंने क्या लगाया, माइनस का मतलब इसको वापस अगर उल्टा कर दूं तो ये वापस मेरी तरफ ही आएगा। तो बी क्रॉस ए का जो रिजल्ट अगर आप वापस उसको रिवर्स कर लेंगे, बी क्रॉस ए का रिजल्ट अगर आप उसको वापस रिवर्स कर लेंगे तो वापस ए क्रॉस बी के रिजल्ट के इक्वल होगा। बात समझ गए? मुझे उम्मीद है ये बात आपको यहाँ भी समझ आ गई। यही बात आप एफएससी में भी बड़े तफसील से पढ़ते थे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन A cross B and B cross A is, A cross B और B cross A के बीच में कौन सा एंगल है? देखो A क्रॉस बी मेरी तरफ है और B क्रॉस A आपकी तरफ है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है? वो आपके पास, वो एंगल आपके पास कौन सा है? 180 डिग्री है। कौन सा एंगल है? 180 डिग्री इज 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपके पास 180 डिग्री का एंगल होगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ते हैं, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जब आपके पास दो वेक्टर्स हो और आपस में वो परपेंडिकुलर हो, जैसे आपके पास ये ए है, ये ए है, ये क्या है, ये बी है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। समझ रहे हैं? तो इसका रिजल्ट निकालेंगे, जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, तो फिर उसका रिजल्ट लिख लेंगे कि ऊपर हम पूरा जुमला क्या लिख सकते हैं। हम यहाँ पर कहेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री साथ में एन यूनिट वेक्टर। बात समझ? और यहाँ पर क्या आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 किसके इक्वल है? 1 के, तो ए बी साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर आया। और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पर बात करें तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है सिर्फ ए बी की, इन डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पर क्या जुमला लिखूंगा, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। यहाँ पर क्या लिखूंगा, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। जब दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर हो, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है जिसको हमने जाहिर किया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इस तरीके से जाहिर किया, ठीक है, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ये बात समझ में आ गई? तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। समझ आया? मुझे उम्मीद ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एंड अब हमें यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम। ये जो वैल्यू आपको मिली, ये वाली, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू आपको परपेंडिकुलर वेक्टर्स की सूरत में मिल सकती है। उसकी रीजन ये है कि साइन थीटा की वैल्यू सबसे मैक्सिमम 1 है, और 1 किस एंगल पर है? 190 डिग्री के एंगल पर है। बात समझ आ रही है? तो इन चीजों को ऐसे समझ लिया करो। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैक्सिमम वैल्यू परपेंडिकुलर इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम, यानी ये आपको परपेंडिकुलर पर मैक्सिमम वैल्यू देती है, और जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते थे वो पैरेलल पर मैक्सिमम वैल्यू देती थी, वो वहां पर 1 थी क्योंकि cos 0 1 के इक्वल है। बात समझ रहे हो? और मैंने दूसरा जो जुमला लिखा कि फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, जो ऊपर वाला जुमला है, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ A cross B is equal to the product of magnitude of
मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए और बी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है। अब तीसरा जुमला है हमारे पास फॉर यूनिट वेक्टर्स। जब हम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, फॉर परपेंडिकुलर क्या, फॉर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। जब हम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर में क्या होगा। देखो, सबसे पहले मैं कहूँगा आई क्रॉस जे, दूसरा है जे क्रॉस के, तीसरा है के क्रॉस आई। बात समझ गए। तो आई क्रॉस जे याद रखिएगा, जाहिर सी बात आई क्रॉस जे का परपेंडिकुलर जो प्लेन आएगा, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, आई क्रॉस जे का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो के होगा ना, और जे क्रॉस के का परपेंडिकुलर वेक्टर आई होगा, और के क्रॉस आई का फिर परपेंडिकुलर वेक्टर जो आएगा प्रोडक्ट वेक्टर वो जे होगा, जे यूनिट वेक्टर। बात समझ गए। और इस चीज को आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट में रिवर्स कर लेना, जे क्रॉस आई कर लें या के क्रॉस जे कर लें या जे आई क्रॉस के कर लें, तो ये फिर क्या आएगा, जे क्रॉस आई किसकी इक्वल है, माइनस के वेक्टर, और के क्रॉस आई किसकी इक्वल है, माइनस आई वेक्टर, और जे आई क्रॉस के किसकी इक्वल है, माइनस जे यूनिट वेक्टर। हाँ समझ गए। और इसको याद रखने के लिए एक उसूल आप याद रखिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ताकि फिर आप उनको अप्लाई करना भी सीख सकें। मैं यहाँ पर कहूँगा ये आई यूनिट वेक्टर है, ये जे यूनिट वेक्टर है, और ये के यूनिट वेक्टर, और हम इस वक्त तरीके से जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये आई यूनिट वेक्टर है, ये के यूनिट वेक्टर है, और ये जे यूनिट वेक्टर, और इस वक्त हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज जा रहे हैं यहाँ पर, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर हम जा रहे हैं क्या, क्लॉकवाइज। ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव। फॉर एंटी क्लॉकवाइज इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव, जो उनका प्रोडक्ट आएगा, और इनकी वैल्यू आपके पास मिलेगी नेगेटिव। मतलब ये है कि अगर मैं आई क्रॉस जे की तरफ जाऊंगा, तो मुझे के मिलेगा और के पॉजिटिव होगा, और अगर जे क्रॉस के की तरफ आऊंगा तो मुझे मिलेगा आई, और आई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर के क्रॉस आई की जानिब जाऊंगा तो मुझे मिलेगा जे, और जे भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल इसका उल्टा भी देखें। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊँ, जे क्रॉस, देखो जे क्रॉस आई की जानिब चलूँ तो मुझे के मिलेगा, और के मिलेगा नेगेटिव, और आई क्रॉस जे की जानिब जाऊंगा तो मुझे जे मिलेगा, और जे मिलेगा नेगेटिव, जे यूनिट वेक्टर, और के क्रॉस जे की जानिब जाऊंगा तो मुझे मिलेगा आई, और आई यूनिट वेक्टर होगा भी नेगेटिव, आई यूनिट वेक्टर। ठीक है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये हो गई इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होने के ऊपर बात। अब हम आते हैं पैरेलल वेक्टर्स। किस पर, पैरेलल वेक्टर। तीसरी बात पढ़ते हैं, फॉर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या होगा, पैरेलल वेक्टर्स के लिए हम क्या कहेंगे, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपके पास बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो पैरेलल वेक्टर्स में हम कहेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर। बात समझ रहे हैं। मैं क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन 0 का मतलब है 0, 0 ए बी से मल्टीप्लाई हुआ 0, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर आया, और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नॉर्मल यूनिट वेक्टर 0 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल यूनिट वेक्टर 0 वेक्टर आया। क्या, 0 वेक्टर आया। तो मैं क्या कहूँगा, फॉर पैरेलल वेक्टर्स ए क्रॉस बी, फॉर पैरेलल वेक्टर्स प्रोडक्ट इज, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या है, इज नल होगा या 0 वेक्टर होगा। नल या 0 नहीं होगा, बल्कि नल या 0 वेक्टर होगा। बात समझ रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए फिर इसका डायरेक्शन क्या है, यानी जो आपको फर्स्ट कर ले ए क्रॉस बी से जो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है वो तो सी वेक्टर होगा, और वो अगर 0 वेक्टर है तो फिर उसका डायरेक्शन क्या है, हम कहेंगे उसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है।
इस पर हमने पहले भी बात की कि आर्बिट्रेरी का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ना हो, डायरेक्शन हो और साथ में उसका डायरेक्शन लापता हो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक आपको मैग्नीट्यूड मिला ही नहीं है तो फिर आप डायरेक्शन को कैसे मेंशन करेंगे, तो आपके लिए वो डायरेक्शन आर्बिट्रेरी लापता रहेगा। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर्स के लिए ये बात हो गई। तो हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स के लिए वेक्टर प्रोडक्ट विनिशियस क्या, और पैरेलल वेक्टर के लिए पैरेलल वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट विनिशियस, वेक्टर जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, विनिशियस। ठीक है, अच्छा, और अगर हम बात करना चाहें पैरेलल सेल्फ प्रोडक्ट, इन केस ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट, आप मुझे बताओ इन केस ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर्स का हम वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है, अपने साथ सेल्फ प्रोडक्ट इज, वो सेल्फ प्रोडक्ट भी क्या होगा, वो भी या नल या जीरो वेक्टर होगा। वो भी कौन सा होगा, नल या जीरो वेक्टर होगा। क्योंकि आपको पता है अगर मैं ए क्रॉस ए लूंगा तो ए क्रॉस ए साइन ऑफ 0 डिग्री, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर, साथ में आप क्या कहेंगे ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्या बना, ए स्क्वायर साइन 0 आता है और नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और ये दोबारा से आपके पास ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये आपके पास क्या बना, 0 वेक्टर आ गया। ये बात मुझे उम्मीद है आपको ओवरऑल समझ में आ गई। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, किसके केस में, यूनिट वेक्टर्स, इन केस ऑफ पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, क्या कहें, इन केस ऑफ पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, पैरेलल यूनिट वेक्टर के केस में फिर क्या होगा, फिर वही बात रहेगी हमारे पास कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इनका ओवरऑल जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास 0 वेक्टर होगा या नल वेक्टर होगा। मुझे उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको यहाँ से ओवरऑल समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इनके दो खसूसियात रहेगी उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहली बात, हमारे पास जो छठी खसूसियत है, बल्कि पांचवी खसूसियत है, वो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, हम इनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हिसाब से हम वेक्टर प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया था वैसे वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B in terms of रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हिसाब से हम उनका वेक्टर प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता ये हूँ कि ए क्रॉस बी लिखता हूँ, यहाँ पर ए आपके पास होगा, क्रॉस बी होगा। ठीक है, ए के लिए कंपोनेंट्स ए एक्स आई प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर, और बी के लिए बीच में क्रॉस लगाया, बी के लिए क्या होगा, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर होगा। बात समझ गए। अगर हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट लेना चाहें तो जो एक लंबा चौड़ा सा मेथड होगा जिसके लिए आप ए एक्स आई को उठाएंगे, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स वाई जे को उठाएंगे, ए वाई जे को उठाएंगे, फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए जेड के को उठाएंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें ओवरऑल ये प्रोडक्ट्स की बातें भी तो पता है। तो ये लंबा चौड़ा केस तो खैर आप सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में कर लेते हो, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ उनका डिटर्मिनेंट फॉर्म के जरिए से आसान तरीके से निकाल देते हैं। इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म में फिर वो बच्चे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं जो फर्स्ट ईयर में डिटर्मिनेंट का एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में, वो पढ़ते हैं तो फिर उनको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाता है। इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर आप कहेंगे आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखो, ए एक्स और साथ आएगा बी एक्स, जे यूनिट वेक्टर आएगा ए वाई साथ में
बी वाई, और के यूनिट वेक्टर आएगा ए जी साथ में बी जी। बात समझ गए। और अगर आप अभी इनका प्रोडक्ट लेना चाहो, ए क्रॉस बी का अगर आप अभी प्रोडक्ट लेना चाहो तो कैसे लेंगे आप? सबसे पहले आप इस रो को यहाँ से ये रहा और यहाँ से ये रहा, ठीक है। तो ये आई के लिए होगा आपके पास, और ये लेने का तरीका क्या है? तो आपके पास सबसे पहले ए वाई बी जी, ए जी बी वाई, क्या कहेंगे आप? डिटर्मिनेंट मेथड से आप क्या लिखेंगे? ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, साथ में आई यूनिट वेक्टर आया। बीच में क्या लगाते थे आप? माइनस लगाते थे, लेकिन मैं उस केस में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट प्लस लगा देता हूँ। साथ में आप क्या कहते थे? साथ में फिर आप ये देखें, जे यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या कहेंगे? इसको, और आप कौन से पार्ट को यहाँ पर मेंशन करेंगे? इस पार्ट, इस रो को भूल जाओ, इन दोनों को आपस में मिलाओ। क्या कहेंगे आप? आप पहले बोलो ए जेड बी एक्स, और फिर कहेंगे ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और साथ में जे यूनिट वेक्टर आया। पहले में से यहाँ पर माइनस आता था, लेकिन हम चूंकि प्लस माइनस को वहाँ पर मल्टीप्लाई करके प्लस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो आप लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में कर देते हो। लास्ट में कौन सा है? लास्ट में के के लिए यहाँ पर ये रहा हमारे पास, ये कॉलम हमारे पास छुपा हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा ए एक्स बी वाई, और ये आएगा ए वाई बी एक्स। क्या आएगा बोलो? ए ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और ये आया के यूनिट। और ये इनका प्रोडक्ट आया किसके केस में? ये जो इनका ओवरऑल, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये ओवरऑल प्रोडक्ट आया किस केस में? वेक्टर रिजल्टेंट कंपोनेंट्स के क्या नाम है आपके पास? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में इनका ये जो प्रोडक्ट आ गया। अब इनकी आखिरी प्रॉपर्टी की जानिब जाएंगे और आखिरी प्रॉपर्टी लिख देंगे। आखिरी प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर्स is equal to area of parallelogram। इस बात का क्या मतलब है? पहले मुझे ये बताओ, ये एक पैरेललोग्राम मैं लूंगा, मैं इसे डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम जिसके दोनों साइडें आपस में, जिसमें किसी भी साइड के साथ कोई भी एंगल ना हो 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये, लेकिन इनके अपोजिट साइड आपस में पैरेलल, वो क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का तरीका क्या है? ये पैरेललोग्राम है, मैं सिर्फ आपको यहाँ से पैरेललोग्राम के एरिया निकालने का तरीका है कि ये बेस को हाइट के साथ, सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम सही से ड्रा कर दूँ। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? ये जो नीचे का बेस है इसको मल्टीप्लाई करो हाइट के साथ। ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? हाइट। ये वाला हाइट नहीं है, ये वाला हाइट नहीं है, हाइट बिल्कुल उस बेस के परपेंडिकुलर है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपको एरिया मिलेगा किसका? पैरेललोग्राम का। तो हमारे केस में अगर आप देखते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? ए बी साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। बात समझ रहे हो? तो अगर मैं आपके सामने एक वेक्टर ड्रा कर देता हूँ, एक वेक्टर ये है ए, और ये वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर। बात समझ रहे हो? तो अगर मैं इनका एरिया ड्रा कर दूँ तो ये समझ लो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा? इसका एरिया, ये जो वेक्टर ए है फर्ज कर ले, इसको ए वेक्टर कहूँगा, और ये जो आपके पास फर्ज कर ले इसका ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला, ये कौन सा कंपोनेंट? बी वाई वाला, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहे तो ए किसकी इक्वल है? ए बेस की इक्वल है, और ये बी साइन थीटा किसकी इक्वल है? बी साइन थीटा जाहिर सी बात है बी वाई की इक्वल है। बी साइन थीटा आपस में एक दूसरे की इक्वल है ना। तो मैं ये कहूँगा ये हाइट,
ये हाइट आया, ये बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट किसका एरिया है? एरिया पैरेललोग्राम। किसका एरिया? एरिया पैरेललोग्राम है। तो हम कहेंगे ये जो बेस और हाइट मल्टीप्लाई करने से एरिया पैरेललोग्राम आया, यही मैग्नीट्यूड है किसका? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरिया पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें, सारी कहानी आपको यहाँ से ओवरऑल समझ में आ गई। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की जानिब। हम यहाँ पर इंशाल्लाह अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है, वो क्या कह रहे हैं? ए क्रॉस बी इज अलोंग जेड एक्सिस, यानी जो ए क्रॉस बी है वेक्टर प्रोडक्ट वो जेड एक्सिस की तरफ, देन वेक्टर्स ए एंड बी विल लाइज, वो कहाँ लाई करेंगे? एक्स वाई एक्स जी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, वाई जी प्लेन में, या नन ऑफ दिस। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, आप पहले वीडियो स्टॉप करके उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें। देखिए अब मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश की होगी, और ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपके कॉन्सेप्ट इसके मैंने आपको दे दिए, ठीक है। देखें ए क्रॉस बी जो आया, ए क्रॉस बी जो आया वो क्या है? वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिला। क्या मिला? क्रॉस प्रोडक्ट मिला। और क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट के लिए सी आया, और सी किस तरफ? सी जी एक्सिस की तरफ, जी एक्सिस की तरफ। तो जाहिर सी बात है अगर ए और बी जो है, जो ए वेक्टर होगा और जो बी वेक्टर होगा वो तो उस प्लेन के ऊपर होगा। तो अगर वो प्लेन, अगर ये जी है, ये प्लेन जी यहाँ पर है, ठीक है, जिस पे सी आपको मिला है, तो वो जो प्लेन पे पड़ा हुआ होगा वो कौन कौन सा वेक्टर होगा? वो ए वेक्टर और बी वेक्टर होगा जो प्लेन पे होगा। और प्लेन पे कौन कौन से एक्सिस होंगे? एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। बात समझ है? तो हमारे पास ये एक्स और वाई प्लेन पर, ठीक है। तो जो आपके पास ए और बी पड़े होंगे वो एक्स और वाई प्लेन पर पड़े होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मुझे उम्मीद है ये समझ में आएगी। ये एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? इफ सी इज इक्वल टू, अगर सी आपके पास किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी के इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये जो सी है ये परपेंडिकुलर है ए के, ये जो सी है ये परपेंडिकुलर है बी के, या ये ए और बी दोनों के हैं परपेंडिकुलर है, या नन ऑफ दीज। मैं चाहूँगा कि आप इसको वीडियो स्टॉप करके फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें। और जाहिर सी बात है इस पर हमने लेक्चर में अभी बात की थी। हमने कहा था ये जो आपके पास प्लेन है, ये जो आपके पास प्लेन है, इस प्लेन में अगर आपके पास ए पड़ा हुआ है ये बी पड़ा हुआ है ये, ठीक है, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है जो आपको मिला सी वेक्टर। तो ये जो सी वेक्टर है ये ए के भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, और बी के भी परपेंडिकुलर होगा 90। यहाँ पे ऐसे ना देखो कि ये तो 90 डिग्री नहीं बन रहा, ये तो आउट ऑफ पेज आ रहा है ना। जैसे मैं यहाँ से आपको बताऊँ ना, ऐसे पेज से मेरी तरफ है ना ये जो ए वेक्टर है, और बी वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है, और ये जो आपके पास सी है वो वाई एक्सिस पे, सॉरी दोबारा से सुन ले मेरी बात पूरी, दोबारा से सुन ले। वो जो ए वेक्टर है ये मेरी तरफ है जेड एक्सिस में, ये जो बी वेक्टर है ये वाई एक्सिस में पड़ा हुआ है, सॉरी बी एक्स एक्सिस में पड़ा हुआ है, जो बी है वो एक्स एक्सिस में पड़ा हुआ है, और जो सी है वो वाई एक्सिस में। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? बोलो, परपेंडिकुलर हो गए। अगर ये दोनों, अगर इन दोनों के बीच में एंगल कुछ भी हो, फर्स्ट कर ये दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना भी हो, तब भी ये सी के परपेंडिकुलर ही होंगे दोनों। बात समझ, ये जिस भी ओरिएंटेशन में पड़े हुए हो तब भी ये सी के आपस में इनका कोई भी एंगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि उसका जो इन दोनों के प्लेन के रिलेवेंट जो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा, और वो वही प्रोडक्ट वेक्टर हमें मिलेगा, ठीक है, इसके वेक्टर प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ गई। और ये बोथ बी एंड सी, ए एंड बी वाली बात सही है, तो सी वाला ऑप्शन ठीक। अब इस तरीके से 3 मजीद क्वेश्चंस आपको दिए गए। मैं चाहूँगा आप यहाँ से वीडियो स्टॉप करके इन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करें, और बड़े इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, के यूनिट वेक्टर डॉट आई क्रॉस जे यूनिट, ये किसके इक्वल है? पहले मुझे एक बात बताओ, के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे हमने पढ़ा था किसके इक्वल है? के इक्वल है। तो के डॉट के आया ना, के डॉट के वापस 1 के इक्वल है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 1 होगा। बात समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, जब आप पढ़ते हो ना जे क्रॉस आई क्रॉस के, तो हम यहाँ पर एक बात जानते हैं, जे क्रॉस आई क्रॉस के किसके इक्वल है? माइनस जे के इक्वल है ना। आप ऊपर देख ले यहाँ से, ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा था माइनस के इक्वल है, जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल है, जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल है, तो आपने यहाँ से देख लेना है। जी यहाँ पर आप देखें माइनस जे के इक्वल है, ठीक है, मैंने गलत जगह इशारा किया। बहरहाल तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, ये प्लस जे ये माइनस जे, तो ये इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा? साइन 180 डिग्री होगा ना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ प्लस माइनस माइनस आएगा, जे क्रॉस जे वापस पैरेलल हो गए, और पैरेलल के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो। और अगर हमारे पास ज़ीरो का ऑप्शन है तो हम ज़ीरो पर ही लगा देंगे, या ज़ीरो नल वेक्टर। हाँ ज़ीरो नहीं होगा, ये देखो ये ज़ीरो भी दिया गया और नल वेक्टर भी दिया गया, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? नल वेक्टर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप करने के लिए वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए पढ़े थे। सबसे पहले आप ये देखें, आपके पास एक वेक्टर है जो बी वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर किसके इक्वल है? 3i प्लस 2k। और जो सी वेक्टर दिया गया है वो किसके इक्वल है? 2i प्लस 4j। और अब हम चाहेंगे कि हमारे पास बी क्रॉस ए आ जाए, बी क्रॉस सी आ जाए, बी क्रॉस सी किसके इक्वल है? तो उसके लिए मैंने आपको ये जो ऊपर फार्मूला पढ़ाया था, ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो है, इस फार्मूले को आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले, इसको उठाओ यहाँ पर अप्लाई कर दो, ये आपके पास अप्लाई होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि जहाँ पर पहले इस फार्मूले को ज़रा सेटल करो, जहाँ पर आपको पहले ए दिया गया वहाँ पर पहले बी है, तो मैं इसको जहाँ जहाँ पर ए लिखा हुआ है वहाँ वहाँ बी लिखूंगा, और जहाँ जहाँ सी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर जहाँ जहाँ, अच्छा दोबारा से सुन ले, जहाँ जहाँ पर बी लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मैं बी लिखूंगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर बी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ दूसरा वेक्टर कौन है? सी है, मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई प्लस, यहाँ पर देखो बी जी सी एक्स माइनस बी एक्स सी जी, ठीक है, प्लस ए एक्स बी वाई, ए बी वाई की जगह क्या लिखूंगा? बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स साथ में के यूनिट। बस अब आप यहाँ पर हो गया, ये होने के बाद यहाँ कंफ्यूजन बढ़ सकती होती है, इसीलिए आपने यहाँ पर बड़े गौर से समझना है इन चीज़ों को। अब जहाँ जहाँ पर बी वाई है, देख बी वाई है, तो बी वाई कहाँ दिया गया है? बी वाई ये जे यूनिट वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड मौजूद है वो है नहीं हमारे पास। सी जी हमारे पास भी नहीं है जे यूनिट वेक्टर के साथ जो मौजूद होना चाहिए। अच्छा, जे यूनिट वेक्टर के साथ यहाँ मौजूद ही नहीं है। बी जी हमारे पास जो आपके पास के यूनिट वेक्टर के साथ मौजूद है वो 2 है, सही है। इसी तरह सी वाई का मतलब है के यूनिट वेक्टर, वो यहाँ पर है नहीं, तो मतलब आपने इन वैल्यूज को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। लेकिन मैं इनको अप्लाई करने से पहले आप किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पर क्या कहूँगा कि आपने सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो बी एक्स है, ये जो बी वाई है, ये जो बी जी है, बी एक्स वाई जहाँ आई यूनिट वेक्टर के साथ लगाओ, जे यूनिट वेक्टर के साथ लगाओ, के यूनिट वेक्टर के साथ लगाओ, बात समझ गए। और जहाँ पर फिर सी एक्स है, फिर सी वाई है, फिर सी जी है, ये वहाँ लिखना है जहाँ आई यूनिट वेक्टर हो, जे यूनिट वेक्टर हो और के यूनिट वेक्टर। और इन वैल्यूज को उठाओ और यहाँ पर पुट करके देखो आपके पास क्या आता है। सबसे पहले बी वाई चेक करें, बी वाई आपके पास क्या है? ऊपर डायग्राम को देखते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो बी वाई हमारे पास, बी वाई यानी जे दिया ही नहीं गया है, तो जे मौजूद ही नहीं, तो इसकी जगह क्या लगाऊंगा? ज़ीरो लगाऊंगा।
बात समझ रहे? सी जी आपके पास क्या है, जेड का आप देखें वो आपके पास वो भी मौजूद नहीं, तो वो भी 0 लगाएंगे आप। बीच में क्या आएगा, बीच में आपके पास माइनस आएगा। बीजी आपके पास फिर क्या मौजूद है, बीजी 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय, और सी वाई वाई के लिए फिर क्या मौजूद है आपके पास, 4। बात समझ गए? और आई यूनिट वेक्टर आया, साथ में क्या लगाएंगे, प्लस बी जेड वाला आपके पास क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी सही, सी एक्स फिर आपके पास क्या है, एक्स, एक्स के लिए फिर आप देखो, एक्स के लिए फिर आपके पास 2 है, ये देखो 2 है। बात समझ गए? उसके बाद फिर क्या लिखे आप, माइनस ए एक्स आपके पास फिर क्या मौजूद है, एक्स को देखो, सॉरी बी एक्स को देखो, बी एक्स आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय, फिर बी जी में कुछ मौजूद नहीं तो 0 लिखेंगे, सही है। फिर बीच में आएगा क्या, प्लस, साथ में जे यूनिट वेक्टर होगा, बीच में आएगा प्लस। फिर आप मुझे बताओ, ए एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, बी एक्स वहाँ क्या है, 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय सी वाई यहाँ पर कौन है, 0 है, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर आपके पास क्या है, ए वाई यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ए वाई मौजूद ही नहीं, वो 0 है, मल्टीप्लाई बाय सी एक्स क्या है, सी एक्स यहाँ पर आपके पास है 2, ये 2 और के यूनिट वेक्टर, इसको आप क्या कहेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 आया, 0 माइनस 8 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 माइनस 0 जे यूनिट वेक्टर प्लस 0 माइनस 0 के यूनिट वेक्टर, और आपके पास बनेगा ये माइनस 8i प्लस 4j और प्लस 0k, और हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 8i प्लस 4j वेक्टर आ गया। ये इनका आंसर होगा, और इनका आंसर आपके पास कौन सा सही है, हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आया, आंसर माइनस 8i प्लस 4j, माइनस 8i प्लस 4j प्लस 12k। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर क्या आया था, वहाँ पर 0k आया था, और 0k यहाँ पर हम लास्ट में देखते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, हमने कोई गलती तो यहाँ पर तो नहीं की है। देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या है, बी एक्स सी वाई, बी एक्स कौन है, बी एक्स आपके पास 3 है, और सी वाई वाई कौन है आपके पास, सी वाई आपके पास यहाँ पर कौन है, वाई वाई यहाँ पर कुछ है भी नहीं, हाँ सॉरी वाई है, वाई 4 है, हमने गलत लगाया, ये 4 है। बात समझ गए, माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 नहीं लगाएंगे। अब आपके पास ए वाई आपके पास कौन है, ए वाई अगर आप वहां पर देखते हो तो ए वाई आपके पास यहाँ पर, सॉरी बी वाई हम वहां पर देख रहे हैं, बी वाई आपके पास यहाँ मौजूद ही नहीं है। जब मौजूद ही नहीं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 लिखेंगे, और जो कुछ भी यहाँ पर आएगा सी एक्स एक्स के लिए इसकी वैल्यू क्या है, एक्स के लिए इसकी वैल्यू आपके पास 2 है, 2 तो ये आपके पास 3 4 12 बनेगा, बिल्कुल सही, 12 आया, 0 माइनस 12, ये 12 के आएगा, और आपके पास प्लस 12 के यूनिट वेक्टर होगा। ये हमारे पास बिल्कुल सही आ गया, और कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए सही है। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ओवरऑल क्लियर हो गए। अब एक दो क्वेश्चन और हमारे पास हम कर देते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि the magnitude of dot and cross product of two vectors is 6 under root 3 and 6 respectively. The angle between the vector is, दो वेक्टर्स हैं जिनका अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो डॉट प्रोडक्ट 6 अंडर रूट 3 उसका मैग्नीट्यूड आता है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड 6 आता है। तो बताओ उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा बनेगा। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो मैं कहूँगा ए डॉट बी, जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 6 अंडर रूट 3, और जो ए क्रॉस बी उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड के ऊपर बात हो रही है, हम डायरेक्शन पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आएगा वो आपके पास 6 आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। हमने उनके बीच में एंगल मालूम करना है। एंगल मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं सबसे पहले इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा। नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पर बात हो रही है, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को
इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पर, ठीक है। जब हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 पर डिवाइड कर देंगे तो ए बी किससे कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा डिवाइड होगा किस पर, कॉस थीटा पर। 6 से कैंसिल हो जाएगा और 1 डिवाइड होगा √3 पर। बात समझ रहे हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के इक्वल है। ये 1 अपान √3 के इक्वल है। अगर हम यहाँ से टेंजेंट थीटा निकालना चाहें तो टेंजेंट इनवर्स आएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 अपान √3 और 1 अपान √3 पर टेंजेंट का एंगल कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए टेबल के मुताबिक। ये टेबल के मुताबिक इसकी वैल्यू आपके पास आती है 30 डिग्री, 30 डिग्री, जिसके ऊपर हम टेबल पर बात आने वाले चैप्टर्स में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करूं। ये टेबल कैसे याद रखें, ये आपके पास उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है और एंगल कौन सा है, 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन भी मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इंशाल्लाह इस लेक्चर को यहाँ से फिनिश करते हैं। देखें, सबसे पहले दिया गया है कि if the two vectors A and B of magnitudes 10 न्यूटन and 15 न्यूटन respectively, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, दूसरा वेक्टर B है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, एंड देयर रिजल्टेंट इज, उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 15 न्यूटन है। बात समझ गए। देन A क्रॉस B विल बी, तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, समझ रहे। मैं चाहूंगा आप यहाँ से वीडियो स्टॉप करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मुझे एक बात बताओ, ये जो रिजल्टेंट मिला क्या ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है क्या नहीं है, कि मतलब अगर एक वेक्टर ये था, ये भी 10 न्यूटन था और दूसरा वेक्टर ये था, ये भी आपके पास 5 न्यूटन है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिला है और वो आपके पास कितना होगा, 15 न्यूटन। तो इस रिजल्टेंट के मिलने से हमें ये पता चला कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है, 0 डिग्री। बस ये बात निकालने लायक थी, ठीक है। तो जब एंगल हमें पता चल गया, एंगल पता चल गया तो हम ए क्रॉस बी मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे मालूम, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा साथ में एन यूनिट वेक्टर। बात समझ गए। तो मैं क्या कहूँगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए का मैग्नीट्यूड क्या था 10, बी का मैग्नीट्यूड क्या था 5, साइन एंगल कौन सा है, साइन एंगल 0 है और साथ में एन यूनिट वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये पास 10 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या मिलेगा, 50 मल्टीप्लाई बाई साइन 0 0 की इक्वल है, मल्टीप्लाई बाई एन यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी किसकी इक्वल आया, ए क्रॉस बी इक्वल आया 0 वेक्टर के, 0 नहीं 0 वेक्टर के या नल वेक्टर जिसको कहेंगे, क्या नल वेक्टर के मुतालिक, और इसकी आंसर कौन सा होगा, सी होगा। अगर हमें एंगल पता ना हो, फर्ज कर ले एंगल तो यहाँ से हमने अपने कॉमन सेंस से निकाले, क्या हम एंगल को पता कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर एंगल को पता कर सकते हैं। एंगल को पता करने के लिए बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बताया था। आप अगर हमारा पहला लेक्चर देखेंगे तो हमने वहाँ पर लिखा था रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट जो किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। बात समझ गए। और इसके ऊपर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ से एंगल पता करने का हमारे पास तरीका क्या आया था, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, किसके इक्वल है आपके पास, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये एंगल अभी हम पता कर सकते हैं। देखो आर किसके इक्वल है 15, 15 के ऊपर स्क्वायर, माइनस ए किसके इक्वल है 10 के ऊपर स्क्वायर, माइनस बी किसके इक्वल है 5, 5 के ऊपर स्क्वायर, और 2ab 210 मल्टीप्लाई बाई 5। हम क्या कहेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 225, 15 का स्क्वायर 225 आता है, माइनस 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 5 are 10, 2 10 are 20, 20 5 are 100। बात समझ गए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या बनेगा 225 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 225 माइनस 125 आता है क्या 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 100 से कैंसिल हुआ, 100 100 से कैंसिल हुआ तो आंसर आया 1। और अगर हम यहाँ से थीटा निकालना चाहे तो थीटा किसकी इक्वल होगा, cos इनवर्स 1। तो हम यहाँ पर थीटा इक्वल होगा cos की वैल्यू जो 1 है, उस पर एंगल कौन सा होगा, उस पर आपको पता है एंगल 0 डिग्री होता है, इसीलिए हमें यहाँ से भी एंगल मिल गया और एंगल किसके इक्वल है 0 डिग्री। तो हम किसी भी और क्वेश्चन के लिए इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास
क्या होगा, ये हमारे पास नल गया और एंगल किसके इक्वल है, 0 डिग्री। तो हम किसी भी और क्वेश्चन के लिए इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नल वेक्टर होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। मैं चाहूँगा कि आप ये लेक्चर अपने दोस्तों, यारों, साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल पर हमें ज़रूर सपोर्ट करें। ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1।